हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ और कंपाउंड्स को कवर किया था, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड्स उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने एल्कली मेटल्स के लिए डिस्कस की थी, जहां हमने कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात की थी और हमने बात की थी हैलाइड्स के बारे में। तो हैलाइड्स जो हमने सीखा था कि कैसे हम हैलाइड्स के कोवेलेंट और आयनिक नेचर को कंपेयर करते हैं, कैसे हम उनके मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो हमने सीखा था कि अगर आपके पास हैलाइड आयन सेम है, सॉरी फॉर सेम एल्कली मेटल, अगर एल्कली मेटल आपकी सेम है तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनता है वो क्या बन रहा था, आपके पास सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा फ्लोराइड्स का, फिर क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स और फिर कौन होंगे आपके आयोडाइड्स। ठीक, ये आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था किसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। वही अगर एल्कली मेटल सेम है, जैसे आपके मान लो NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो NaF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। और अगर आपके पास सेम हैलाइड आयन है, जैसे NaCl, Cl माइनस की बात करते हैं क्लोराइड्स की, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा NaCl का, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CaCl और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है आपका LiCl। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ये सब आयनिक कैरेक्टर वाले हैं, इनका आयनिक लैटिस बनता है। सिंस LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में क्या चला जाता है, सबसे नीचे चला जाता है। ठीक, चलो तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो और कंपाउंड्स के बारे में जिनकी कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी होती है। इनमें पहला था आपके पास हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करूं तो ये सारे के सारे मेटल्स ऑल फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड ऑफ टाइप MOH। जैसे कि आप जानते हो LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH, तो सबके सब MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स increases down the group due to increase in MO bond length। देखो ये क्या कह रहा है, पहली बात डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ये देखो आप LiOH, NaOH, KOH, RbOH और ये आपका CSOH, डाउन द ग्रुप जाने पर कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो देखो ये MO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इस MO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, देखो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, जबकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पानी में डिसॉल्व करने पर सबसे आसानी से CSO बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से OH माइनस आयन आसानी से रिलीज हो जाएगा। इसलिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर, लिथियम से सीजियम मूव करने पर इन हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करें तो LiOH विल बी द लीस्ट बेसिक, देन NaOH, देन KOH, देन RbOH और सबसे लास्ट में कौन होगा अपना CSOH। तो ये इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक, एक बात तो ये क्यों इंक्रीज होता है उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि MO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक, तीसरा हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आप ये ध्यान रखना, LiOH इज
sparingly soluble in water, sparingly soluble in water due to its high lattice energy. ठीक, तो अपनी हाई लैटिस एनर्जी की वजह से जो आपका LiOH है वो पानी में कम सॉल्युबल होता है, whereas other hydroxides are soluble. ठीक, तो बाकी सारे हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं लेकिन LiOH सॉल्युबल नहीं होता है। ऐसे ही आप एक और छोटी सी प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हो, दैट इज देयर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो यहां पर जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, दीज आर ऑल थर्मली स्टेबल। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट कौन? वही आपका LiOH। देखो LiOH अपने ग्रुप से सबसे अलग बिहेव करता है। चीज हम आगे चल के सीखेंगे भी कि लिथियम का अपने सारे ग्रुप मेंबर से एक डिफरेंट बिहेवियर होता है जिसको हम एनोमलस बिहेवियर के नाम से जानते हैं। खैर उसकी बात हम करेंगे। अभी तो आप ये देखो LiOH को छोड़कर बाकी सारे थर्मली स्टेबल है, डीकंपोज नहीं होंगे, लेकिन जो आपका LiOH है अगर आप इसे हीट करो तो ये बनाता है लिथियम का मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स थर्मली स्टेबल होते हैं लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है और हीट करने पर डीकंपोज होता है और क्या बनाता है? इसका रेस्पेक्टिव मोनोऑक्साइड। ठीक, तो छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हाइड्रोक्साइड्स के बारे में ध्यान रखनी होंगी। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। कॉपी करो, फिर एक और कंपाउंड से मिलते हैं, दैट इज सल्फाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। फिर देखो बात करते हैं लास्ट कंपाउंड्स, दैट इज सल्फाइड्स के बारे में। सल्फाइड्स के सच कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बट एक छोटी चीज है आपको सल्फाइड्स के बारे में ध्यान रखनी होगी। ठीक, यहां पर अगर हम एल्कली मेटल्स के सल्फाइड्स की बात करें तो हमारे पास ना 2 तरह के सल्फाइड्स मिलते हैं। एक तो होता है मोनोसल्फाइड्स और दूसरे होते हैं आपके पॉलीसल्फाइड्स। तो मोनोसल्फाइड्स तो होते हैं M2S टाइप, तो जबकि पॉलीसल्फाइड्स होते हैं ये M2SX टाइप्स होते हैं, जहां पर X की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो 2 तरह के सल्फाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप ये ध्यान रखना, मोनोसल्फाइड्स और पॉलीसल्फाइड्स। मोनोसल्फाइड्स कैसे बनाए जाते हैं? तो मोनोसल्फाइड्स को बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप मेटल को बर्न करो बाय बर्निंग द मेटल इन सल्फर वेपर्स। तो अगर आप मेटल को सल्फर वेपर के साथ हीट करोगे तब आपके पास क्या बनते हैं? मोनोसल्फाइड्स बनते हैं 2Na+S। तो ये क्या बना लेगा? Na2S टाइप का एक मोनोसल्फाइड। या फिर एक और तरीका होता है, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हाई टेम्परेचर रिडक्शन, हाई टेम्परेचर रिडक्शन ऑफ सल्फेट्स। तो जो मेटल है उसके सल्फेट्स का आप हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन करते हो, यहां रिएक्शन क्या बनती है? जो आपका Na2SO4 है उसका आप कार्बन के साथ रिडक्शन करवाओ तो बैलेंस करोगे, बनाएगा आपके पास Na2S+4Cu। तो इन दोनों रिएक्शन से आप मोनोसल्फाइड्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। 2 तरह के सल्फाइड्स है, मोनोसल्फाइड्स एंड पॉलीसल्फाइड्स। मेटल को सल्फर के साथ बर्न करो या फिर एक सल्फेट का हाई टेम्परेचर पे आप कोक के साथ या कार्बन के साथ रिडक्शन कर दो। दूसरा पॉलीसल्फाइड्स। पॉलीसल्फाइड बनाने का बड़ा स्पेसिफिक तरीका है, दैट इज इट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग सल्फर वेपर्स through a solution of metal in liquid ammonia। ठीक, तो
तो आप सल्फर वेपर्स को एक सोल्यूशन से पास करते हो, मेटल का इन लिक्विड अमोनिया, वहां से आपके पास पॉलीसल्फाइड्स बनते हैं। और आप ये ध्यान रखना, जो पॉलीसल्फाइड्स हैं, दिस पॉलीसल्फाइड्स हैव zigzag सल्फर चेन्स। ठीक, तो इनकी जो स्ट्रक्चर से अब आप बात करूं मैं, Na2S6 टाइप का मेरे पास एक पॉलीसल्फाइड है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, S माइनस और यहां पर होता है आपका Na प्लस। ठीक, तो इस तरह की आपके पास पॉलीसल्फाइड्स की स्ट्रक्चर होती है। तो आप ध्यान रखना, पॉलीसल्फाइड्स की स्ट्रक्चर के अंदर आपको जिगजैग सल्फर चेन्स मिलती हैं। ठीक, तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको समझना है। यहां पर क्या होता है, हमें ये तो पता होता है कि मोनोसल्फाइड्स होते हैं, हमने कभी इनका नाम नहीं सुना होता, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स के मोनोसल्फाइड्स तो मिलते ही हैं, साथ में और क्या मिलते हैं, पॉलीसल्फाइड्स, जहां पे उनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिगजैग सल्फर एटम्स की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, चलो, तो छोटी चीज जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है वो ये थी। तो अब देखो, हमने यहां पर एल्कली मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। ठीक, जिसके अंदर आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी है ना, अलग अलग कंपाउंड्स देखे आपने, कार्बोनेट्स देखे, आप लोगों ने ऑक्साइड्स देखे है ना, बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात की, हाइड्रोक्साइड्स की बात की, हैलाइड्स की बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि जब हम किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करने पर एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सॉल्यूशन हाईली कंडक्टिंग होता है। दूसरा, नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, इसमें आपको एक छोटी चीज और ऐड करनी है, वो अपनी मिस हो गई थी, तो मैं आज यही करवा देता हूं कवर उसको। ठीक, आपको अगर जगह मिले अपने नोट्स में तो वहीं पर ऐड कर लेना जहां हमने लिक्विड अमोनिया पढ़ा था। ठीक, एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेटर देन 3 मोलर, द डीप ब्लू सॉल्यूशन in liquid ammonia turns into a copper bronze solution। एक रेड से कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, जो आपके पास कंसंट्रेशन क्या होती है, 3 मोलर से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा आपके पास एल्कली मेटल आयंस वहां प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है, ये सॉल्यूशन डीप ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन में हो जाता है। अब आप ये ध्यान रखें, इन दिस solution 2 ammoniated electrons pair up with opposite spin, and hence the solution become diamagnetic, and hence the solution become diamagnetic। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है, आपके पास एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ENH3 इसका स्पिन है ऐसे क्लॉकवाइज, और ये एक दूसरा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ENH3 और इसका स्पिन है ऐसे। तो दोनों क्लब हो जाते हैं, क्लब होकर एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं, और जहां ये डीप ब्लू सॉल्यूशन पहले पैरामैग्नेटिक था, अब ये कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करने पर एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गई है तो वो डीप ब्लू कलर कॉपर ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। इस कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं, अपने स्पिन्स को कैंसिल करते हैं, और उसकी वजह से कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज और कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। अब ये कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की और उनकी प्रॉपर्टीज की। तो आओ फिर बात करते हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की। तो यहां पर आपको इनकी बनाने का प्रोसेस थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा और इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज।
ठीक, तो देखो एस ब्लॉक में मेनली ज्यादा चीजें याद रखने वाली है, बट अब क्या करें, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ चीजें तो आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, कुछ चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, तो आप उसको बस पढ़ने की हैबिट डालो, आपको धीरे धीरे अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और आप इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हो। ध्यान देना, जब हम वॉशिंग सोडा लिख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपको Na2CO3.10H2O ही लिखना है। अगर वाटर साथ में क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है तभी हम इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, अदरवाइज तो ये आपका सिंपल एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होगा। तो जरूर ध्यान रखें, अगर आप वॉशिंग सोडा बोल रहे हो तो उसका फॉर्मूला Na2CO3 नहीं होगा, उसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होगा। ठीक, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो कमर्शियल प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, कमर्शियली it is prepared by Solvay's process। ठीक, इसको हम कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? सॉल्वेज प्रोसेस में। देखो सॉल्वेज प्रोसेस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सोल्यूशन से NaHCO3 बनाते हैं। फर्स्ट NaHCO3 इज प्रेसिपिटेटेड, डायरेक्ट Na2CO3 नहीं बनाते हैं। फिर इस NaHCO3 को हम हीट करके क्या बनाते हैं? Na2CO3। तो ये बेसिक फंडा होता है किसका? सॉल्वेज प्रोसेस का, कि पहले आप किसी सॉल्यूशन से NaHCO3 को प्रेसिपिटेट करते हो। क्योंकि देखो हम सॉल्वेज प्रोसेस में फायदा इस चीज का उठाते हैं कि जो आपका NaHCO3 होता है ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू Na2CO3 जो कि आपका कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो अगर हम सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दें तो सैचुरेट करने पर क्या होता है? NaHCO3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके जब आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? Na2CO3 मिल जाता है। ठीक, तो देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, कुछ स्टेप्स में प्रोसेस होता है। स्टेप वन में क्या होता है? CO2 गैस इज पास्ड through a saturated solution of ammonia। तो अमोनिया के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप क्या करते हो? CO2 गैस पास करते हो टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो आप अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हो? यहां पर आप NH3 का एक एक्वस सॉल्यूशन होगा विच विल बी सैचुरेटेड विद NH3 और इसमें आप पास करोगे CO2 गैस। जैसे ही पास करते हो आपके पास NH4HCO3 बनता है, दैट इज योर अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ये तो वह पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में आप ये जो आपका NH4HCO3 बना, इस NH4HCO3 को आप ट्रीट करवाते हो NaOH के साथ। ठीक, दिस NH4HCO3 is then treated with NaCl। ठीक, आप इसे NaCl के एक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हो तो होगा क्या? ये आपके पास NaCl का एक सोल्यूशन है, इसमें आपने NH4HCO3 पास किया। तो ये क्या बनाता है? ये बनाएगा NaHCO3 along with formation of NH4Cl। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है? ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी NaHCO3 क्या होता है? यहां से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और फिर इस प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। NaHCO3 को आप फर्दर हीट करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 के अंदर। ठीक,
और यहां से आपका Na2CO3 क्रिस्टलाइज हो जाता है, crystallizes out in the form of Na2CO3.10H2। तो सॉल्यूशन से इसका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है और आपको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो ओवरऑल 3 स्टेप होते हैं, मैंने 2 में कर दिया, तो 2 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले आप बनाते हो अमोनियम बाइकार्बोनेट, आप डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अमोनिया के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करते हैं। CO2 गैस पास करने पर पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर आप NaCl के एक सॉल्यूशन से पास करते हो तो NaCO3 प्रेसिपिटेट होता है। इसको बॉईल करने पर सॉल्युबल Na2CO3 फॉर्म होता है, जिसको क्रिस्टलाइज करने पर आपको Na2CO3.10H2O के क्रिस्टल्स मिलते हैं। एक बात तो ये, दूसरी यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो आपने NH3 काम ली, ये जो NH3 काम में आ रही है सॉल्यूशन में पास करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, इसको हम रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक, तो रिकवर कैसे करते हैं, देखो ये भी आप ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि द अमोनिया यूज्ड is recovered from NH4Cl। कैसे? by treating it with CaOH whole twice। क्विक लाइम से आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो जो आपका NH4Cl है, ये NH4Cl CaOH whole twice से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, एक तो बनाएगा NH3 गैस आपकी यानी एक्वस सॉल्यूशन, प्लस साथ में बनाता है CaCl2 प्लस H2। ठीक, तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो अमोनिया हो गई रिकवर्ड, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये सॉल्वेज प्रोसेस का फायदा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, CaCl2 एज बाय प्रोडक्ट और मिल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सॉल्वेज प्रोसेस। CaCl2 is obtained as a byproduct। तो ये वो आपका प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें हम जिससे हम सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। तो पहले हम अमोनिया के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करते हैं, जिससे आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को फर्दर आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हो, तो आपको क्या मिलता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हम प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं इस सॉल्यूशन को सैचुरेट करके। ठीक, फर्दर इसको बॉईल करने पर आपको Na2CO3 मिलता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है, जिसके हम क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइज आउट करवा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3.10H2। फर्दर ये जो NH4Cl बना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये अमोनिया को रीजनरेट करने के काम में आता है। उसके लिए हम इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जहां पर अमोनिया तो रीजनरेट होती है, साथ में आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। क्लियर? चलो, ये तो है इसका प्रिपरेशन, बस एक ही प्रिपरेशन हमको पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कॉपी करो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो, एक और छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे आपने अभी बनाया सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो क्वेश्चन ही बनता है कि क्या हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए K2CO3 फॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। ये आप ध्यान रखना, K2CO3 कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। क्यों? उसका रीजन है, एज KHCO3 is fairly soluble in water and cannot be precipitated like NaHCO3।
जैसे आप NaHCO3 को प्रेसिपिटेट कर सकते हो, वैसे आप KHCO3 को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, और सिंस आप इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते हो तो आप इस मेथड से K2CO3 या KHCO3 दोनों को ही फॉर्म नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हम सॉल्वेज प्रोसेस से Na2CO3 बना सकते हैं, लेकिन हम K2CO3 फॉर्म नहीं कर सकते। चलो, ये चीज डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है आपके पास, इसकी फिजिकल अपीयरेंस। तो आपके पास एक व्हाइट सॉलिड होता है, दैट इज Na2CO3.10H2। ठीक, जिसे आप किस नाम से जानते हो, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हो। ध्यान रखना, अगर ये सिर्फ Na2CO3 है और इसके साथ 10 नहीं लगा हुआ है, तो एक तो आप इसे बोलोगे एनहाइड्रस Na2CO3, ये तो आप बोलते ही बोलते हो। उसके अलावा इसका एक और नाम होता है, इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सोडा ऐश। तो ध्यान रखना, Na2CO3.10H2 है तो हम इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और Na2CO3 या सोडा ऐश है, मतलब सिर्फ Na2CO3 है तो इसे एक तो हम एनहाइड्रस Na2CO3 बोल सकते हैं, और साथ में क्या बोल सकते हैं, सोडा ऐश। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन is alkaline in nature due to hydrolysis of anion। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, Na2CO3 दो कंपोनेंट से बना है, एक Na प्लस और एक CO3 2-। अगर आपको नॉर्मल आइडिया लगाना है तो देखो Na प्लस आता है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, और CO3 2- आता है वीक एसिड H2CO3 से। तो ये एक सॉल्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसलिए इसका फाइनल सोल्यूशन नेचर में कैसा होगा, बेसिक। एक तो आप ऐसे बोल सकते हो, और अगर आप लॉजिकली बात करो तो यहां पर क्या होता है, जो कार्बोनेट आयन है ये वाटर के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बनाता है along with formation of OH-। तो सिंस यहां पर एनायन के हाइड्रोलिसिस की वजह से OH- आयंस जनरेट हो रहे हैं, इसका फाइनल सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि भाई Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन नेचर में बेसिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। जनरली लोग इसका आंसर कैटायन करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि Na प्लस वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। नहीं, देखो अगर आप ये रिएक्शन लिख दोगे Na प्लस प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H प्लस, तो आप बिल्कुल गलत हो। हाँ, ये बेस बन रहा है, लेकिन साथ में H प्लस भी तो बन रहा है, तो H प्लस जनरेट होने की वजह से तो क्या होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा। और फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाई है, Na प्लस से स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस वापस से किस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH- में। तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी सॉल्ट के हमेशा वीक कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखना, यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है वो एनायन के हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। ठीक, चलो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम इसकी बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, देखो इसकी दो रिएक्शंस आपको याद देखनी पड़ेंगी। Na2CO3.10H2O, अगर आप इसे 375 केल्विन से नीचे हीट कर रहे हो, 375 केल्विन से नीचे, तो क्या करता है, 10 में से 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा।
लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल को रिटेन कर लेता है और मोनोहाइड्रेट बनाता है। ठीक, तो ये आपका होगा मोनोहाइड्रेट अगर टेम्परेचर 375 केल्विन से कम है। वहीं अगर टेम्परेचर 375 केल्विन से ज्यादा है, तो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 375 केल्विन ये अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और एनहाइड्रस Na2CO3 बनाता है, जिससे आप सोडा ऐश के नाम से भी जानते हो। तो ये आपका वॉशिंग सोडा, और इसको अगर आप 375 केल्विन से ऊपर हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, सोडा ऐश। इसके अलावा अगर आप इसे और हीट करोगे, आप इसे हीट करते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये थर्मली स्टेबल होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। एल्कली मेटल्स के सारे कार्बोनेट्स थर्मली स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट Li2CO3 जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है और हीट करने पर Li2O प्लस CO2 बनाता है। ठीक, तो जहां लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक, तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर 375 से कम है तो मोनोहाइड्रेट बनाएगा और 375 से ज्यादा है तो आपको एनहाइड्रस Na2CO3 मिल जाएगा। ठीक, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है इसकी रिएक्शन विद सिलिका। देखो सिलिका की रिएक्शन क्या है, अगर आप Na2CO3 की रिएक्शन SiO2 के साथ करवाओ तो ये बनाता है Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट along with evolution of CO2 गैस। ठीक, तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर ये जो Na2SiO3 बना, इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ वाटर ग्लास। तो बस इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि वाटर ग्लास क्या होता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सिलिका से करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, वाटर ग्लास मिलता है। बस इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब भी आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सिलिका से करवाओगे, सोडियम सिलिकेट बनता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बाय द नेम ऑफ वाटर ग्लास। फिफ्थ एक और छोटी रिएक्शन विद CO2। बहुत सिंपल सी चीज है, ये काम भी आती है अपने रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन NaHCO3 इज फॉर्म्ड। ठीक, तो Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन से अगर आप CO2 गैस पास कर दो तो आपको NaHCO3 का एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, ये रिएक्शन हमारे काम में भी आती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी रिएक्शन से हम बाय दिस रिएक्शन NaHCO3 इज प्रिपेयर्ड। तो इसी रिएक्शन को यूज करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर भी करते हैं। तो बस ये छोटी मोटी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो आपको सोडियम कार्बोनेट के बारे में याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी Na2CO3 और NH2 को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जबकि Na2CO3 को हम सोडा ऐश। दूसरा, इनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। तीसरा, इफेक्ट ऑफ हीट, 375 से नीचे एक वाटर मॉलिक्यूल रिटेन करेगा, 375 के ऊपर उसको भी लूज कर देगा। ठीक, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसकी रिएक्शन सिलिका से करवाते हो तो आपको मिलता है वाटर ग्लास। फिफ्थ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम जब अभी सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे तब दोबारा पढ़ेंगे कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से CO2 गैस पास करो तो आपको NaHCO3 मिल जाता है। ठीक, चलो तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि आज मैंने आपको एक कंपाउंड पढ़ा दिया है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, इसका प्रिपरेशन का मेथड पढ़ाया सॉल्वेज प्रोसेस। तो आप सॉल्वेज प्रोसेस को एक बार ठीक से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा सॉल्वेज प्रोसेस का आइडिया दूंगा, ऐसी ही चीजें हमको याद होती है। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे सोडियम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।